हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट की पहली बुक यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इस सेशन में इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तरीका क्या रहेगा इस चैप्टर को देखने का, हम एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उन पे हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या का मतलब क्या होता है? जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, जनसंख्या लोगों की संख्या। तो लोगों की संख्या के बारे में ही हमें बहुत सारी बातें करनी है। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमें 3 बातें करनी होती है, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इनको हम अच्छे से समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं इनके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें समझनी है। वितरण का अर्थ देखना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं और वितरण को, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर हमें घनत्व को समझना है, घनत्व का अर्थ देखेंगे और अलग अलग महाद्वीपों का घनत्व हम देखने वाले हैं। तीसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या है और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर अंत में हमें देखना है जनसंख्या नियंत्रण और माल्थस जी का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण मतलब जमीन पर लोग किस तरह से वितरित है, किस प्रकार से वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। एक यहां पर फैक्ट दिया हुआ है कि विश्व की करीब करीब 90% जनसंख्या विश्व के लगभग 10% भाग पर ही रहती है। 90% जनसंख्या सिर्फ 10% भाग पर ही रहती है, बाकी 90%, 90% हिस्से पर 10% जनसंख्या रहती है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या का वितरण जो है वो एक समान नहीं है, असमान रूप से जनसंख्या वितरित है अपने पृथ्वी पर। देखते हैं विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। 1 नंबर पर चीन आता था, लेकिन यूनाइटेड नेशन के नए आंकड़ों के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अपना प्यारा देश भारत है और भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ बताई गई है। लेकिन अपनी बुक में चूंकि इस तरह से लिखा हुआ है तो हम चीन से याद करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप बताएंगे कि भारत 1 नंबर पे है, चीन 2 नंबर पे है। तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, ये पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में ये टॉप 10 देश है। मैप पे भी इनको आप देख सकते हो। प्यारा देश भारत अपना यहां पर है, चीन उत्तर में यहां पर है, इसके अलावा इंडोनेशिया नीचे है, भारत का ही पड़ोसी देश बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा ब्राजील का भी नंबर है टॉप 10 में, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी है, रूस का भी नाम है टॉप 10 देशों में। तो कहने का मतलब यह है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में एशिया के बहुत सारे देश आते हैं। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि पूरी दुनिया में जनसंख्या वितरण जो है वो समान रूप से वितरित नहीं है, असमान रूप से वितरित है। अब इस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस वजह से किसी जगह पर जनसंख्या ज्यादा है और किसी जगह पर जनसंख्या कम है। प्रमुख रूप से 3 कारण है, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। भौगोलिक कारण में कौन कौन से आते हैं, भू आकृति, जलवायु, जल और मृदा। आर्थिक कारक में कौन कौन सी चीजें आती है, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में धर्म, भाषा और राजनीतिक अशांति। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में पहला आता है भू आकृति, मतलब कि जमीन की आकृति कैसी है, मतलब वहां पहाड़ है, पठार है या मैदान है। आपको जानकारी होगी, आप महसूस भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में रहना आसान होता है तो यहां पर ज्यादा जनसंख्या होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन दुष्कर होता है, मुश्किल होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको कम लोग दिखेंगे, जनसंख्या कम होगी। भौगोलिक कारण में दूसरा कारण है जलवायु। किसी जगह का मौसम, लंबे समय का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, या बहुत ज़्यादा बारिश होती हो या एकदम सूखा पड़ता हो, इस क्षेत्र में आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। जहाँ का
जो जलवायु है या यूं कहे तापमान बारिश मध्यम दर्जे की है, न ज़्यादा सूखा पड़ता है, न ज़्यादा बारिश होती है, मध्यम प्रकार की बारिश होती है, न ज़्यादा ठंडा है, न ज़्यादा गर्मी है, बीच में तापमान रहता है, तो वहाँ की जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तीसरा है जल की उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में आपको पानी नदियों के माध्यम से या बारिश के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां पर खेती करना, उद्योग बसाना आसान होता है, इसीलिए वहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के किनारे किनारे विकसित हुई। तो प्राचीन काल से ही लोग वहां पर बसते हैं जहां पर नदी हो या जल की उपलब्धता आसानी से मिल जाए। तो यह था अपना भौगोलिक कारण जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मृदा, जो कि एक भौगोलिक कारण है। जहां की मृदा उपजाऊ होगी वहां पर खेती करना आसान रहेगा, और खेती अच्छे से होगी तो फिर वहां पर उद्योग लगाना भी फायदेमंद होगा। तो इसीलिए जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, जैसे कि भारत का उत्तरी मैदान वाला हिस्सा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनके किनारे किनारे वाला हिस्सा, जहां की जमीन उपजाऊ है वहां पर लोग भी ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है आर्थिक कारण, जिसमें पहला है खनिज। जिन क्षेत्रों में आपको खनिज मिलता है, खनिज मतलब लोहा हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, जहां पर आपको खनिज ज्यादा मिलता है वहां की जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है और वो क्षेत्र धीरे धीरे विकसित हो जाता है, उसका फिर शहरीकरण भी हो जाता है। नेक्स्ट है नगरीकरण। जो नगरीय क्षेत्र है धीरे धीरे वहां की जनसंख्या बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि नगर में या शहर में हर प्रकार की सुविधा आपको आसानी से मिल जाएगी, चाहे पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में अच्छे से उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए लोग नगरों में धीरे 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 बसते जाते हैं और नगरों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण। ये सब पॉइंट, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, तीनों ही इंटरकनेक्टेड है। जिन क्षेत्रों में उद्योग बहुत तेजी से बढ़ेगा वहां पर चूंकि लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, इसीलिए वहां की जनसंख्या की आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो औद्योगिकरण भी एक इंपॉर्टेंट कारक है जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा इंपॉर्टेंट कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, और इसमें पहला कारण है धर्म और भाषा। प्राचीन जमाने से ही लोग उन क्षेत्रों में बसते हैं जहां का कोई धार्मिक या भाषाई महत्व होता है, जैसे कि बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, पुष्कर हो गया, हरिद्वार हो गया, ये बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है। तो यहां पर लोगों का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें दूसरा कारण है राजनीतिक अशांति। जिन क्षेत्रों में युद्ध ज्यादा होते हैं, दंगे ज्यादा होते हैं, राजनीतिक अशांति बनी रहती है, लोग उस क्षेत्र को छोड़कर उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां पर शांति हो। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। तो विश्व जनसंख्या में 3 टॉपिक देखने, वितरण, घनत्व, वृद्धि। हमने वितरण का अर्थ देखा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश देखे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में आपको याद क्या रखना है? भारत 1 नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है। और इनको प्रभावित करने वाले 3 कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में, जनसंख्या घनत्व। क्या देखना है इसमें? अर्थ और महाद्वीपों का घनत्व देखना है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व मतलब लोग कितने घने तरीके से रह रहे हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर लोगों की संख्या लिख लो, नीचे क्षेत्रफल लिख लो। जैसे कि आप अपने गांव, कस्बे या शहर का एग्जांपल ले लो, वहां पर कितने लोग रहते हैं और उस क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो ऊपर जनसंख्या, नीचे क्षेत्रफल, भाग देने पर जो आंकड़ा आएगा वो क्या बताएगा? जनसंख्या का घनत्व बताएगा। तो इसका आसान सा मतलब क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। अब एक चीज आपको समझने की है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसका जनसंख्या घनत्व दूसरे क्षेत्र से कम हो। कहने का क्या मतलब है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और एक और राज्य लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में है, बिहार। अब उत्तर प्रदेश की जो मोटा मोटा जनसंख्या का आंकड़ा है वो है 20 करोड़ और बिहार की जनसंख्या का आंकड़ा है 10.5 करोड़। तो इस
आंकड़े से हमें यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार से डबल है। इसकी 10.5 करोड़ या 20 करोड़ है, लगभग डबल है। अब उत्तर प्रदेश का एक बार क्षेत्रफल देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर, वहीं बिहार का क्षेत्रफल है 1 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल आ गया, जनसंख्या आ गई। अब हमें जनसंख्या घनत्व देखना है। तो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या है? जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे दो, जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला आ जाएगा। जनसंख्या में इस क्षेत्रफल का भाग दोगे तो आपके पास आंकड़ा आएगा 825। तो मतलब उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? ये औसत है, 825 लोग रह रहे हैं। बिहार का देखते हैं। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए बिहार की जनसंख्या में बिहार के क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा? बिहार का जनसंख्या घनत्व। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 1100, यानी कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 1100। एक बार पूरे आंकड़े को देखो, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है? इसका 1100, इसका 825, यानी कि जनसंख्या घनत्व बिहार का ज्यादा है। तो कहने का मतलब किसी जगह की जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है तो फिर लोग दूर दूर आराम से रहेंगे, जनसंख्या घनत्व कम होगा। बिहार की जनसंख्या तो इसकी आधी है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो फॉर्मूला याद रखना है और यह बात याद रखनी है कि जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में डिफरेंस है। देखते हैं विश्व जनसंख्या की अलग अलग महाद्वीपों का जनसंख्या घनत्व कितना है। आपको महाद्वीपों के नाम पता होंगे, एक बार मैप से हम देख लेते हैं। यहां एशिया है, एशिया के पास में यूरोप है, नीचे आओगे अफ्रीका है, इधर आओ समुद्र को क्रॉस करके यह है उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिण अमेरिका, सबसे नीचे अंटार्कटिका इस फोटो में नहीं दिख रहा है जो कि मुख्य रूप से बर्फ से ढका हुआ है, और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप है। हमें इन महाद्वीपों का जनसंख्या घनत्व देखना है। तो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों के ही मामले में एशिया नंबर 1 पे है, जनसंख्या के मामले में भी और जनसंख्या घनत्व के मामले में भी। इसका जनसंख्या घनत्व देखा जाए एशिया महाद्वीप का तो यहां पर 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में एशिया में कितने लोग रहते हैं? 150। दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, जिसका जनसंख्या घनत्व है 45, यानी कि अफ्रीका में प्रति वर्ग किलोमीटर में 45 लोग रहते हैं। धीरे धीरे फिर तीसरे नंबर पे यूरोप है, जनसंख्या घनत्व 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया, या जिसे ओशनिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड और कुछ देश और शामिल है, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत कम है। और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, यहां का जनसंख्या घनत्व कितना है? 0। कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व है ही नहीं, क्योंकि यहां पर लोग ही नहीं रहते हैं, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, जलवायु बहुत दुष्कर है, रहना मुश्किल है। जो भी लोग जाते हैं वो रिसर्च के लिए जाते हैं, वहां पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व एशिया का, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, और सबसे लास्ट 7वें नंबर पे है अंटार्कटिका, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 0 है। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या भी 0 है, तभी जनसंख्या घनत्व 0 आया। तो ये हमने देख लिया जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में अंतर क्या है, और महाद्वीपों का जनसंख्या घनत्व कितना है। बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे, जनसंख्या वृद्धि। हमें क्या देखना है इसमें? अर्थ क्या होता है, वृद्धि दर क्या होती है, ये जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या क्या चीजें हैं। तो समझते हैं जनसंख्या वृद्धि को। वृद्धि का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना या फिर पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन होना। तो जनसंख्या वृद्धि मतलब किसी भी जगह की एक निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में कितना बदलाव हुआ है उसे ही कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। अब ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब जनसंख्या बढ़ भी सकती है, जनसंख्या घट भी सकती है। जनसंख्या तो जनरली बढ़ती है, लेकिन कोई महामारी आ जाए, भूखमरी हो जाए, अकाल हो जाए तो ये जनसंख्या वृद्धि नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि 100 लोग थे तो अगले साल हो सकता है कि 90 रह जाए। इसे एक संख्या के रूप में भी बता सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी बता सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 100 से कितने लोग हो गए? 90 हो गए। तो ये तो हमने निरपेक्ष संख्या में बताया। यदि हम परसेंटेज रूप में व्यक्त करें तो भी जनसंख्या वृद्धि को हम लिख सकते हैं। अभी देखेंगे हम कैसे हम निरपेक्ष संख्या और परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब इस
वृद्धि दर से संबंधित या जनसंख्या भूगोल से संबंधित कुछ डेफिनेशन है जिसको बोला गया है आधारभूत संकल्पनाएं। ये कुछ भी नहीं है, कुछ चीजों का डेफिनेशन, कुछ चीजों को समझना बताया गया है। जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि मतलब एक निश्चित समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र के जनसंख्या में कितना बदलाव होता है उसे कहा जाता है जनसंख्या की वृद्धि। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 2001 में भारत की जनसंख्या बताई गई है 103 करोड़ और 2021 में बताई गई है 140 करोड़। तो इसमें कितना परिवर्तन हो गया है? 37 करोड़। तो इसे क्या कहा जाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। और चूंकि ये बड़ी है तो इसे कहा जाएगा सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि दर। जब इसी चीज को आप प्रतिशत रूप में व्यक्त कर लो तो उसे कहा जाएगा जनसंख्या की वृद्धि दर। ध्यान से समझिएगा, यह है जनसंख्या की वृद्धि और वो है जनसंख्या की वृद्धि दर। दर का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। तो ये जनसंख्या में परिवर्तन ही है लेकिन इसे प्रतिशत रूप में बताया गया है। जैसे कि इसी उदाहरण को समझते हैं कि 103 से 140 करोड़ हो गई। तो 103 से 140 करोड़ हो गई 2001 से 2021 में भारत की जनसंख्या। तो जब इसको आप परसेंटेज रूप में व्यक्त करोगे तो आ जाएगा 36%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बड़े वाले में से छोटा वाला या बाद वाले में से पुराना वाला घटा दो, पुराना वाले को नीचे रखो और इंटू 100 करो। एक छोटा सा फास्ट में बता देता हूं कि 140 ये बाद वाला है, उसमें 103 को माइनस करना है, नीचे किसको रखना है? हमेशा पहले वाले को। तो 103 और इंटू 100। जब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ये लगभग 36% आएगा। तो जब हम जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिशत रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे बोला जाता है जनसंख्या की वृद्धि दर। दर मतलब प्रतिशत। इसी चीज को आप एक साथ ही समझ लो। जैसे कि आपका कोई गांव है, गांव का नाम रख देते हैं श्यामपुर। एक ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं। तो किसी साल 1000 लोग थे, अगले साल 1500 हुए और उसके अगले साल 2100 हुए। तो अब हम जनसंख्या वृद्धि निकाले तो सीधा घटा दीजिए। 1500 में से 1000 गए, कितने? 500। तो ये क्या आ गया? जनसंख्या वृद्धि। फिर उसके नेक्स्ट साल 2100, तो 2100 में से 1500 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 600। तो ये क्या आ गया? जनसंख्या की वृद्धि हो गई है। अब उस तरफ हम प्रतिशत देखते हैं जो कि जनसंख्या वृद्धि दर बताएगा। तो वापस यही 500, फिर क्या करना है? पुराना वाला नीचे रखना है, इंटू 100 करना है। तो जो प्रतिशत में आएगा वो जनसंख्या की वृद्धि दर हो जाएगी। तो यहां पर 50% हो गया। जनसंख्या की वृद्धि दर 50%। फिर नेक्स्ट ईयर का देखते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। यहां पर देखने पर लग रहा है कि यहां तो सर 500 ही बढ़े थे, यहां 600 बढ़ गए, लेकिन प्रतिशत में देखोगे तो ये 40% ही है। ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि नीचे हम कौन सी संख्या रखते हैं? पुराने साल की संख्या रखते हैं। तो पुरानी साल की संख्या जब बड़ी हो जाएगी तो ये परसेंटेज कम हो जाएगा। तो यहां से हमें यह समझना है कि जनसंख्या वृद्धि अलग होती है, जनसंख्या की वृद्धि दर अलग होती है। ये परसेंटेज में है, ये निरपेक्ष संख्या में है। इसमें एक आती है प्राकृतिक वृद्धि और एक आती है वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि मतलब वृद्धि देखते समय सिर्फ जन्म और मृत्यु के आंकड़े ही देखने कि कितने लोग नए जन्मे हैं उनको ऐड कर लो और कितने लोग की मृत्यु हो गई है उनको माइनस कर दो। तो सिर्फ जन्म और मृत्यु के आंकड़े के आधार पर जो वृद्धि आएगी उसे कहा जाएगा प्राकृतिक वृद्धि। और वास्तविक वृद्धि में क्या आएगा? भाई किसी जगह की जनसंख्या सिर्फ जन्म और मृत्यु से ही परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि उस जगह पर कुछ लोग बाहर से आके रहने लग गए हैं परमानेंट या टेम्परेरी रूप से, या यहां से कुछ लोग दूसरे नगर या दूसरे गांव में जाकर भी बसने लग गए हैं। तो आने जाने वालों का आंकड़ा भी माइनस प्लस करोगे तो जो आंकड़ा आएगा उसे कहा जाएगा वास्तविक वृद्धि। तो फॉर्मूला रूप में देखो आप, प्राकृतिक वृद्धि में क्या करना है? जन्म और मृत्यु के आंकड़े। और वास्तविक वृद्धि ये वास्तव में ऐसी होती है, इसमें जन्म और मृत्यु के साथ साथ आपको आप्रवास और उत्प्रवास को भी घटाना जोड़ना है। आप्रवास मतलब लोग आए और उत्प्रवास मतलब लोग गए। तो आने वाले को ऐड करना है, जोड़ना है, और जाने वाले को घटाना है। तो ये आ जाएगी आपकी वास्तविक वृद्धि। और धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है? यदि जनसंख्या बढ़ जाए तो उसे कहा जाएगा धनात्मक वृद्धि। तो किसी क्षेत्र विशेष की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जगह की एक निश्चित समय अंतराल के दौरान यदि लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे कहा जाएगा धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। यदि लोगों की संख्या कम हो जाए तो उसे कहा जाएगा ऋणात्मक वृद्धि। देखते हैं इस प्रवास को डिटेल में। प्रवास मतलब आना जाना। तो प्रवास मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर लोग जाते हैं, उसे कहा जाता है प्रवास। यदि आपके गांव में कोई लोग आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे? आप्रवास। और आपके गांव से या आपके शहर से लोग जा रहे हैं तो उसे कहा जाएगा
उत्प्रवास। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका गांव है श्यामपुर, ये है आपका श्यामपुर गांव, और दूसरा है आपका राधापुर। दो गांव हैं या दो शहर है, दो कस्बे हैं, या एक गांव एक कस्बा, एक शहर एक कस्बा, ऐसा है। तो जो व्यक्ति इस श्यामपुर को छोड़कर जा रहा है, वहां से हम कहेंगे उसका उद्गम हो गया है, वो यहां से निकल गया है। और ये छोड़ के राधापुर जा रहा है, तो राधापुर गांव वाले लोग क्या कहेंगे कि ये गंतव्य स्थान है। तो जहां से जाते हैं उसको उद्गम बोला जाता है, और जहां को गए हैं वो गंतव्य है। श्यामपुर से गए हैं तो श्यामपुर के गांव के लोगों के लिए उत्प्रवासी हो गया है, ये उत्प्रवासी हो गया है, और राधापुर गांव वालों के लिए ये अप्रवासी हो गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, उत्प्रवासी और उधर वाले लोग कहेंगे अप्रवासी। ये उद्गम हो गया है, ऊ से उत, ऊ से उद्गम, और वो गंतव्य हो गया है। अब यहां से वो व्यक्ति चला गया है, तो श्यामपुर की जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी? जनसंख्या में यहां पर कमी हो गई है, क्योंकि यहां से वो व्यक्ति चला गया है। राधापुर में ये व्यक्ति गया है, तो राधापुर की जनसंख्या में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी? बढ़ोतरी होगी, यानी कि वृद्धि होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रवास क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जिस जगह से जा रहा है वो उद्गम है, और जिस जगह पर जा रहा है वो गंतव्य है। यहां के लिए वो व्यक्ति उत्प्रवासी है, और जहां पर गया है उसके लिए अप्रवासी है। यहां पर जनसंख्या में कमी होगी और वहां पर जनसंख्या में वृद्धि होगी। प्रवास में ये बेसिक चीज है। अब प्रवास के प्रकार है, एक है स्थायी प्रवास, परमानेंटली चला गया, आपके गांव को छोड़कर परमानेंटली शहर चला गया, या शहर से कोई व्यक्ति गांव में आकर परमानेंट अब वहीं बसेगा। दूसरा है अस्थायी प्रवास, या इसे मौसमी प्रवास भी कहते हैं। अस्थायी, टेम्परेरी रूप से गया, 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल टेम्परेरी रूप से गया है, अस्थायी रूप से गया है। कुछ लोग मौसमी प्रवास भी करते हैं। मौसमी प्रवास मतलब कि जहां इस जगह पर कोई काम नहीं मिल रहा है, तो काम की तलाश में कुछ समय के लिए वो दूसरे क्षेत्र पर चले जाएंगे, या यहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, यहाँ बाढ़ आ गई है या सूखा पड़ रहा है, तो इस जगह को कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों कुछ सालों के लिए छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, उसे बोला जाएगा अस्थायी या मौसमी प्रवास। ये तो हो गया समय के अनुसार। अब ये जगह के अनुसार भी हो सकता है कि एक गांव से दूसरी गांव जा रहे हो तो गांव से गांव प्रवास, या एक गांव से दूसरे नगर या शहर जा रहे हो तो गांव से नगर प्रवास, एक नगर से दूसरे नगर जा रहे हो तो नगर से नगर प्रवास, या फिर नगर से गांव आ रहे हो तो वो नगर से गांव प्रवास है। तो ये जगह के हिसाब से हो गया, ये समय के हिसाब से ये प्रवास के प्रकार हो गए। अब प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, किस वजह से प्रवास होता है? अब इसके 2 कारण है, एक तो है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब जिस वजह से लोग इस गांव को, इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। जैसे कि यहां पर बेरोजगारी बढ़ गई है तो काम की तलाश में लोग जाएंगे। यहां पर रहन सहन अच्छा नहीं है, आराम से पानी नहीं मिल पाता है, बिजली नहीं आती है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो फिर यहां से लोग छोड़कर चले जाएंगे दूसरे गांव या दूसरे शहर में। तो यहां पर रहन सहन अच्छा नहीं है, या राजनीतिक उपद्रव ज्यादा है, लड़ाइयां ज्यादा है, युद्ध अशांति है, या प्रतिकूल जलवायु है, यानी कि यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश होती नहीं है, या होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी प्रतिकूल जलवायु है। प्राकृतिक विपदाएं ज्यादा आती, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। महामारी फैल जाती है, बहुत भयंकर बीमारी आ जाती है समय समय पर, तो लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। इसी प्रकार सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है तो भी इस जगह को लोग छोड़कर चले जाएंगे। तो ये क्या है? प्रतिकर्ष कारक, जो छोड़ने को बाध्य करते हैं किसी जगह को। दूसरा है अपकर्ष कारक, मतलब कि उस जगह पर मैं क्यों जा रहा हूं। इसके लिए हो सकता है कि वहां पर काम के बेहतर अवसर हो, अब मुझे रोजगार मिल जाए, या अच्छा रोजगार मिल जाए इस जगह से, रहन सहन की अच्छी दशाएं हो, वहां पर हॉस्पिटल है, वहां स्कूल है, रोड बनी हुई है, पानी आता है, बिजली आती है, समय पर सब कुछ होता है, यानी कि रहन सहन अच्छा है, वहां पर शांति है या स्थायित्व है, झगड़े फसाद नहीं होते हैं, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है, पुलिस व्यवस्था है, वहां पर अच्छे अच्छे बैंक बने हुए हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, तो वहां पर जाना मैं पसंद करूंगा। वहां की जलवायु बढ़िया है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी, बारिश ऐसा नहीं कि एकदम सूखा ही पड़ रहा है या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, यानी कि जलवायु की अनुकूल दशाएं हैं। तो ये हो गए अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक मतलब इस जगह को छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और अपकर्ष कारक मतलब इस जगह पर आने के लिए मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो प्रवास के प्रमुख रूप से 2 कारण होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। आप इनके उदाहरण जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है।
नाम से ही समझ में आता है कि एक साल में कितने लोगों का जन्म हुआ वो जन्म दर है, और एक साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई वो मृत्यु दर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको 1000 जनसंख्या के आंकड़े देखने पड़ेंगे। मतलब जन्म दर का मतलब होता है कि किसी जगह पर एक वर्ष के दौरान 1000 जनसंख्या पर कितने जीवित बच्चों की संख्या है वो कहलाती है जन्म दर। एक जगह है उसमें एक साल का आंकड़ा देखना है और 1000 लोगों में कितने लोगों का नया जन्म हुआ है और वो जीवित है, तो उसे कहा जाएगा, बच्चों की संख्या लेनी है हमें, बूढ़ों की संख्या नहीं लेनी है, बड़ों की संख्या नहीं लेनी है, बच्चों की संख्या लेनी है। तो जीवित बच्चों की संख्या कितनी है वो कहलाएगा जन्म दर। तो इसी प्रकार 1000 जनसंख्या पर ही कितने लोगों की मृत्यु हुई है एक साल में एक जगह पर, वो उस जगह की मृत्यु दर कहलाएगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही 1000 के आंकड़े लेने हैं। इसमें 1000 लोगों पर कितने जीवित बच्चों की, ये जीवित इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे नहीं, जीवित बच्चों की संख्या, और यहां पर 1000 जनसंख्या पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये आसान सा जन्म दर और मृत्यु दर। तो हमने ये तीनों टॉपिक वितरण, घनत्व, वृद्धि देख लिया, वृद्धि में अर्थ समझ लिया, वृद्धि दर देख ली, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या होते हैं, प्रवास किस प्रकार का होता है और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जननांकीय संक्रमण। जननांकीय संक्रमण क्या होता है कि किसी जगह पर समय के साथ साथ किस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव होता है और इसकी वजह से जनसंख्या में किस तरह परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। एक समय में किसी भी जगह की जनसंख्या मुख्य रूप से ग्रामीण होती है, लोग मुख्य रूप से खेती का काम करते हैं और लोग ज्यादा साक्षर नहीं होते हैं, वो अशिक्षित होते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उस क्षेत्र का विकास होता है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में ज्यादा रहने लगते हैं, नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है, लोग खेती का काम छोड़कर उद्योगों में ज्यादा काम करने लगते हैं, लोग साक्षर होने लगते हैं। तो इस अवस्था के कारण, इन बदलावों के कारण वहां पर जनसंख्या में भी कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि इस अवस्था में आपको जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये कंडीशन है। वहीं समय के साथ साथ जब ये अवस्था आ गई है तो जन्म दर भी कम हो जाएगा और मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। इसको एक एक करके समझते हैं। तो इस जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं, अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3। देखते हैं किसमें जन्म दर किस तरह की है, मृत्यु दर किस तरह का है। तो सबसे पहले अवस्था 1। अवस्था 1 मतलब वही, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, लोग खेती का काम कर रहे हैं, लोगों में शिक्षा ज्यादा नहीं है, अशिक्षित है, तो यहां पर मृत्यु दर भी ज्यादा होगी और जन्म दर यानी कि प्रजननशीलता भी ज्यादा होगी। दोनों ही ज्यादा है। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है भाई? पहली अवस्था में चूंकि अभी इतना ज्यादा विकास हुआ नहीं है तो महामारी आएगी, तो अपने पास मेडिकल की सुविधा नहीं है, भोजन आपूर्ति अनिश्चित है, खेती इतनी ज्यादा विकसित हुई नहीं है, हरित क्रांति आई नहीं है, तो भोजन भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से लोगों की मृत्यु अधिक होती है, यानी कि जीवन प्रत्याशा कम है। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की जो उम्र है, कितने साल तक लोग जिएंगे। तो जीवन प्रत्याशा कम होगी, मृत्यु ज्यादा होगी, तो लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा हमारे बच्चे मर जाएंगे क्योंकि महामारी है, भोजन आपूर्ति सही से हो नहीं रही है, हम और बच्चे पैदा करते जाते हैं। तो इस वजह से मृत्यु दर भी ज्यादा और जन्म दर भी ज्यादा, तो दोनों ही ज्यादा होने की वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, बहुत धीरे से जनसंख्या वृद्धि हो पाती है। तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, लोग मुख्य रूप से खेती का काम करते हैं, अधिकांश लोग अशिक्षित है और अभी टेक्नोलॉजी का स्तर ज्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का स्तर ज्यादा ऊंचा नहीं है, ये निम्न लेवल का है। तो 200 साल पहले, आज से लगभग 200 साल पहले विश्व के लगभग सभी देश इसी अवस्था में थे, जननांकीय संक्रमण की अवस्था 1। अब दूसरी है जननांकीय संक्रमण की अवस्था 2। इसमें मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे घटती है और जो जन्म दर है वो प्रारंभ में तो शुरुआत में तो ज्यादा ही रहता है, फिर धीरे धीरे ये भी कम होता है। ऐसा क्यों है? धीरे धीरे अब स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ने लगती है, स्वच्छता की सुविधाएं वो बढ़ने लगती है, इनमें सुधार होने लगता है, तो लोगों की मृत्यु कम होती है। लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं हमारे बच्चों की मृत्यु ना हो जाए, तो अभी भी जन्म दर ऊपर ही बनी हुई है, लोग और बच्चे पैदा करते ही जा रहे हैं। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ में आता है कि नहीं हमारे बच्चों की मृत्यु नहीं हो रही है, तो फिर हमें बच्चे पैदा करने की अब और बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए शुरुआत में तो जन्म दर वो उच्च बनी रहती है लेकिन वो धीरे धीरे कम होती है। तो इस वजह से भाई मृत्यु दर कम हो रही है और जन्म दर शुरुआत में ज्यादा है, तो इस वजह से यहां पर जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज होती है। किसमें? अवस्था 2 में। तीसरी है अवस्था 3। यहां पर आपको जनसंख्या वृद्धि में एक तरीके से नियंत्रण देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या शहरी हो चुकी है,
लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, औद्योगिक उत्पादन में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो अब ज्यादा लोग अवेयर है, जागरूक है, तो न तो मृत्यु दर, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है तो मृत्यु दर भी कम है और जन्म दर भी कम है। तो इस वजह से यहां पर जनसंख्या जो वृद्धि है वो बहुत ही स्थिर आगे बढ़ रही है या बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है। इसमें परिवार के आकार पर भी लोग नियंत्रण कर रहे हैं। तो इन तीनों ही अवस्था को एक ही टेबल में हम देख लेते हैं। तो जननांग के संक्रमण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली अवस्था में क्या है, जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर तो कम हो गई लेकिन जन्म दर शुरुआत में तो ऊपर ही बनी रही लेकिन धीरे धीरे ये कम हुई। और तीसरी अवस्था में क्या हुआ, तीसरी अवस्था में मृत्यु दर और कम हुई और जन्म दर और कम हुई। और इसके प्रभाव, यहां पर आपको जनसंख्या वृद्धि धीमे मिलेगी, यहां पर सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि है और यहां पर जनसंख्या वृद्धि या तो मंद है या स्थिर तरीके से, जो कि आज का समय हमें बताता है ये अवस्था 3। अब बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की। जनसंख्या नियंत्रण क्या है, मतलब जनसंख्या ज्यादा तेजी से न बढ़े। इसके लिए एक आंकड़ा दिया हुआ है कि हर साल दुनिया में लगभग 8 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं। धरती पर हर साल 8 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं, मतलब 8 करोड़ लोगों का जन्म होता है। अकेले 20वीं शताब्दी में 4 गुना जनसंख्या बढ़ गई है। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेकर 2000 के बीच का समय, ये 20वीं शताब्दी है। जो पीछे का साल होता है उसके हिसाब से वो शताब्दी का नाम लिया जाता है। जैसे कि 18वीं शताब्दी में बोलूं तो 18वीं शताब्दी मतलब 1700 से लेके 1800 के बीच के 100 साल 18वीं शताब्दी के अंतर्गत आएंगे। तो हमें 20वीं शताब्दी की बात करनी है। तो 20वीं शताब्दी में बोला गया है कि अकेले इन 100 सालों में विश्व की जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। यानी कि 1900 में धरती पर लोग 200 करोड़ थे और 2000 में जब देखा गया तो धरती पर 800 करोड़ लोग हो गए। अकेले इन 100 सालों में जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई है। यानी कि जनसंख्या बहुत तेजी से हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है। ये जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो बहुत सारी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के संसाधन है वो तो सीमित है, हर चीज सीमित है, खनिज सीमित है, मिट्टी सीमित है, पानी भी सीमित है, उतना है। लोग सामने बढ़ते जा रहे हैं तो उन चीजों की मांग भी बढ़ती जा रही है, तो इन संसाधनों पर भार ज्यादा हो जाता है, इन संसाधनों का दोहन ज्यादा हो जाता है और इस वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है, अस्थिर या असतत विकास होता है, युद्ध हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जनसंख्या की तेज गति के कारण, तेज बढ़ती हुई गति के कारण हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जनसंख्या नियंत्रण का एक इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन मतलब बच्चों के जन्म को रोकना है, ज्यादा बच्चे न जन्मे। आपने सुना होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, तो इसको क्या बोला जाता है, परिवार नियोजन बोला जाता है। तो या तो बच्चे को जन्म को रोकना है या फिर बच्चे के जन्म में अंतराल रखना है, 2 बच्चों के बीच में अंतराल होना चाहिए, इसको बोला जाता है परिवार नियोजन। अब परिवार नियोजन के उपाय क्या है? पहला उपाय है गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता। वो सारी चीजें, वो सारी मेडिकल चीजें जो कि गर्भ निरोधक करे वो आसानी से लोगों को उपलब्ध हो पाए, तो ये पहला है परिवार नियोजन का उपाय। दूसरा है बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साह। इसका मतलब क्या है? बड़ा परिवार मतलब जिसमें बच्चे ज्यादा हैं, एक लिमिट से ज्यादा है। अगर परिवार बड़ा है तो उस परिवार को टैक्स में कोई छूट न दी जाए तो लोग अपने आप ही अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे कि हमें बड़ा परिवार नहीं रखना है, छोटा परिवार रखना है। छोटा परिवार का मतलब यह है कि बच्चे, जो सेकंड पीढ़ी है वो कम हो। और इन सब चीजों का लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, प्रचार किया जाए कि हाँ, परिवार नियोजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो भविष्य में बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। अब इस जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिसको बोला जाता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये माल्थस क्या है? माल्थस एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हुए हैं, ये उनका फोटो है, जिनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये ब्रिटेन के हैं और एक बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री है। इन्होंने 1798 में एक लेख लिखा था जिसका नाम था जनसंख्या सिद्धांत। ये जनसंख्या सिद्धांत क्या बात बताता है? इसमें मुख्य रूप से यह बात बताई गई है कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो संसाधन है पृथ्वी पर, जो चीजें हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इन संसाधनों पर प्रभाव पड़ने की वजह से वापस इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संसाधनों पर प्रभाव पड़ने की वजह से वापस लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जनसंख्या वृद्धि और संसाधन वृद्धि किस तरह से हो रही है। तो इन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो तो डबल 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 होती जाती है, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी जीपी में बढ़ती है। आपने 10th क्लास में जीपी और एपी को थोड़ा सा देखा होगा। जीपी मतलब डबल हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि जनसंख्या वृद्धि तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सामने जो संसाधन है, पृथ्वी के संसाधन है, वो इस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, वो समांतर श्रेणी से बढ़ रहे हैं। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 नहीं होगा, 3 होगा, 3 से 6 नहीं होगा, 4 ही होगा। यानी कि जनसंख्या वृद्धि तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और सामने संसाधन वृद्धि इतनी तेजी से नहीं हो रही। तो सोचिए, लोगों के पास उपभोग करने के लिए, अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन ही नहीं होंगे तो फिर किस तरह से पृथ्वी पर लोग रह पाएंगे। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए जनसंख्या इस तरह जीपी में बढ़ते बढ़ते ऐसे डबल होते होते इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोगों का भरण पोषण असंभव हो जाएगा। उनको खाने पीने के लिए ही चीजें उपलब्ध नहीं हो पा जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, कुपोषण हो जाएगा, लोगों को बीमारियां बहुत ज्यादा होगी, लोग आपस में लड़ेंगे, युद्ध होंगे संसाधन को प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें नहीं देखने को मिले, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने 2 चीजें बताई, एक प्रतिबंधात्मक अवरोध और दूसरा है सकारात्मक अवरोध। क्या है ये? या तो इंसान खुद ही जनसंख्या वृद्धि को धीमे कर दे, खुद ही, जैसे कि परिवार नियोजन के माध्यम से जन्म दर में कमी कर ले, खुद ही सोच समझ के कि हाँ हमें परिवार का नियोजन करना है, परिवार ज्यादा बड़ा नहीं हो, ज्यादा बच्चे हम ना करें। कहा जाता है कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो अगर आप प्रतिबंधात्मक अवरोध कर लो तो ठीक है, खुद से ही सोच समझकर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर लो तो ठीक है, नहीं तो प्रकृति फिर क्या करेगी? सकारात्मक अवरोध लगाएगी। कैसे? अकाल लाएगी, बाढ़ आएंगे, महामारियां फैलेगी, भूकंप आएंगे और उसकी वजह से फिर मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी, लोगों की मृत्यु होने लगेगी, तो फिर अपना आप जनसंख्या में नियंत्रण आ जाएगा। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि इंसान खुद ही प्रतिबंधात्मक अवरोध लगा ले, खुद से ही, नहीं तो प्रकृति फिर सकारात्मक अवरोध लगाएगी। इसका नाम सकारात्मक है लेकिन इसमें चीजें कैसी हो रही है? अकाल, बाढ़, महामारी, भूकंप, ऐसी चीजें हो रही है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। प्रतिबंधात्मक अवरोध जन्म दर में कमी, सकारात्मक अवरोध मतलब मृत्यु दर में बढ़ोतरी, इस वजह से जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। तो आज के इस सेशन में हमने अपना दूसरा चैप्टर जनसंख्या से संबंधित सारी बातें कर ली, टू द पॉइंट की है, एग्जाम ओरिएंटेड की है। तो आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें पढ़ी है आज ही रिवाइज करनी है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।